सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम लोग मराठास का थोड़ा सा आगे का टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। मराठास तो ओवरऑल हम लोग पढ़ ही रहे थे। मराठास की हिस्ट्री हम लोगों ने देख ली थी और मराठास के बारे में कैसे राइज हुआ उनका वो भी देख लिया था। और मराठास का स्ट्रगल ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में ये भी हमारा चल रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको थर्ड वाला तो बता दिया था, थर्ड इसलिए बताना ज़रूरी था क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे मराठास के अंत की, है ना। और मराठास के अंत को समझने के लिए अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं अपने फर्स्ट और सेकंड वाले वॉर पे। तो मैंने बताया था हम लोग अब पढ़ेंगे मराठास वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। मराठा का ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में कैसा वॉर हुआ, क्या स्ट्रगल हुए, इस सब के बारे में चर्चाएं करनी है हम लोगों को, ठीक है। तो मराठास वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ओवरऑल मिला के कितने वॉर हुए, टोटल 3 वॉर्स हुए, ठीक है। इन 3 वॉर्स में सबसे पहले है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 टू 1782 AD, ठीक है। 1775 से 1782। अब 1775 से 1782 के समय पे एक बार आप लोग जाना, और मैंने इस समय में कुछ और भी आपको बताया है, वो भी मैं आप लोग से पूछूंगा कि इस समय में और क्या भारत के अंदर हो रहा था, कुछ ऐसी घटना क्या थी जो भारत में इसी समय में हो रही है, ठीक है। तो हमको इतिहास पढ़ते समय एक चीज़ याद रखनी बहुत ज़रूरी होती है, और वो याद रखना होता है ज़मा और मका। ज़मा और मका का मतलब समझते हो? कौन सा ज़माना, ठीक है, मतलब कौन सा इरा चल रहा है, कौन सा समय चल रहा है, कौन सा टाइम चल रहा है। और मका का मतलब प्लेस की बात कर रहे हैं हम लोग, कौन सा प्लेस चल रहा है, किस जगह का प्लेस चल रहा है, कहाँ पे प्लेस चल रहा है, तो उसकी हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो ये जमा एंड मका दोनों को इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, प्लेस की बात कर रहे हैं और उस मकाम की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली देखिए, मराठास वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी देख रहे हैं हम लोग, इसके अंदर फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। अब फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 1782 हुआ। तो मैं आप लोग से ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस समय में और क्या भारत के अंदर चल रहा है, ठीक है, एक क्वेश्चन। दूसरा आते हैं, जब तक सोचो बताता हूँ फिर मैं। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर वो समय काल है जिस समय भारत के अंदर सब्सिडरी अलायंस आया हुआ है। सब्सिडरी अलायंस समझते थे, सहायक संधि। अभी इसको मैं साइड से लिख दे रहा हूं यहां पे। क्या बोलते हैं इसको? सहायक संधि। सहायक संधि के बारे में अभी मैं बताता हूं आपको, क्या थी सहायक संधि और कैसे सहायक संधि को यहां पे लाया गया और भारत के ऊपर इंप्लीमेंट किया गया। तो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो कि 1803 से लेकर 1806 तक चला, ये इरा भी हम लोग को भी जानना ज़रूरी है, और इस इरा के अंदर क्या हो रहा है इस देश के अंदर वो भी देखते हैं, ठीक। तीसरा थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ये पढ़ा हुआ है आप लोग का, कब है? हाँ बताओ। 1817 से 1818, यही तो कल पढ़ रहे थे। पॉलिसी ऑफ कौन सी पॉलिसी अपनाई थी अंग्रेजों ने यहाँ पे? साम्राज्यवाद की नीति ना, पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म। और पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म या साम्राज्यवाद की नीति को अपनाने के बाद में यहाँ पे मराठास का यहाँ पे इन्होंने यहाँ डी एंड कर दिया। डी एंड का मतलब ये नहीं हुआ कि मराठास पावर ख़त्म हो गई, मराठास अभी भी है और मराठास पावर भी रही, लेकिन उनकी हर एक उम्मीद को ख़त्म कर दिया कि वो अब यहाँ रूल करेंगे, वहाँ रूल करेंगे, ये वाली उम्मीद को ख़त्म कर दिया, ठीक है। जैसे मुगलों की ख़त्म करा, और कुछ ऐसे और भी भारत के अंदर लोग थे जिनके ख़त्म करा, क्योंकि हम लोग रीजनल पावर्स पढ़ते हैं। उन रीजनल पावर्स के अंदर हमने देखा है कई सारे लोगों का यहाँ पे हुआ। देखो अब फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के ऊपर वापस आते हैं। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 82 चल रहा है, और इस 1775 से 82 के समय भारत में और क्या हो रहा है बताओ? पढ़ा चुका हूँ पीछे। 75 से 82 कौन सा समय है ये, और भारत के अंदर क्या हो रहा है? अगर नहीं आइडिया लग रहा है, हाँ, कर्नाटक इस समय में 63 में तो संधि बंदी हो के सब खत्म हो गया था, तो 75 से 82 की बातें हो रही हैं। चलो बताता हूँ, अभी पहले ये समझ लो। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 1782 हुआ। 1775 का समय समझ रहा हो? ये क्रोनोलॉजी देखो ज़रा। 1757 AD, 1761 AD, 1764 AD,
69 ना लिखो, 1775 AD ही लिख लो। बताओ ये सब क्या है? ये प्लासी है, ये क्या है? 61 थर्ड पानीपत, वेरी गुड। पानीपत की तीसरी लड़ाई। 64 क्या है? बक्सर। 75 अब कहाँ पे हैं हम लोग? मराठास। ये वाले वॉर कुछ दिखा रहे हैं, एक तो प्लासी, एक पानीपत और एक बक्सर। ये वो वॉर है जिसके अंदर प्लासी के अंदर अंग्रेज़ों ने भारत के ऊपर अपना स्वामित्व का पूरी तरीके से डिक्लेरेशन कर दिया था। क्या बोले थे कि अब हम लोग भारत के ऊपर रूल करने आ चुके हैं और भारत के ऊपर रूल करेंगे, यही तो बात हुई थी। इसके बाद में बक्सर वाले में इन्होंने फाइनल कर दिया कि हमारे अलावा तो अब कोई पावर बची नहीं है जो भारत के ऊपर रूल करेगी, तो बक्सर के अंदर ये बात फाइनल हो गई। पानीपत की लड़ाई में मराठास की लड़ाई किसके साथ में हुई थी? अहमद शाह अब्दाली के साथ में हुई थी। और अहमद शाह अब्दाली और पानीपत की लड़ाई के अंदर अहमद शाह अब्दाली यहाँ जीत के चला गया था। तो पानीपत की लड़ाई के अंदर मराठास यहाँ पे वीक हुए। ये बताने का क्या मतलब है? मराठास यहाँ पे वीक हुए, उनके पास रिसोर्सेज नहीं बचे, उनके पास से वो सब चीज़ें नहीं बची जो अभी तक वो लोग वॉर्स में यूज़ किया करते थे, क्योंकि वो रिसोर्सेज को ख़राब कर दिया गया। किसके द्वारा? अहमद शाह अब्दाली या फॉरेन इन्वेजन के द्वारा, जो विदेशी आक्रमण हुआ उसके द्वारा। अब ये पानीपत की लड़ाई 1761 में हुई, यहाँ पे मराठास है वीक। और इसी समय में यहाँ पे अंग्रेज़ों ने थोड़ा सा फ़ायदा उठाया, बोले हम लोग बंगाल से निपट चुके, बंगाल हमारे पास में कुछ रीजनल शक्तियाँ बताई थी मैंने आपको, है ना। बंगाल से निपट चुके। बंगाल के बाद में पंजाब की अभी लड़ाइयाँ शुरू नहीं हुई हैं इस समय में, पंजाब को हटा दो। और कौन था? मैसूर से लड़ाई हो गई थी, कोई नहीं हुई थी? हो गई थी। मैसूर से भी इस समय लड़ाई हो चुकी थी, और 67 से 69 देखा था हम लोगों ने, ठीक है, उससे भी हो गई थी। और तीसरी पावर कौन थी? अवध से लड़ाई नहीं हुई थी ना, पंजाब था, बंगाल था, अवध था, हैदराबाद था, और कौन थे? कश्मीर नहीं, कश्मीर तो पानीपत में चला गया, पानीपत की बात कर ली थी हम लोगों ने, तो पानीपत के ऊपर अटैक हुआ था। रीजनल पावर्स है कुछ, और इन रीजनल पावर्स में से हमने बंगाल को पढ़ा था बंगाल के साथ में 2 युद्ध पढ़े हैं, पहला और दूसरा, प्लासी और बक्सर, ये यहीं पे तो पढ़े। बंगाल के बाद में हम लोग ने मैसूर भी पढ़ा था, ठीक। मैसूर के बाद हम लोग ने क्या बोला? पंजाब पढ़ लेते, चलो पंजाब भी पढ़ लिया था। अब चौथा ये मराठाइज तो है, ये 4 ही का तो पढ़ना है हम लोगों को। और 2 शक्तियाँ, अवध को हम लोग 56 में पढ़ेंगे जाके, और हैदराबाद ने कभी भी भारतीय साइड का साइड ही नहीं लिया। वो लोग ज़्यादातर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में इन्वॉल्व दिखे हम लोगों को, इसलिए उनके ज़्यादा स्ट्रगल हमको देखने को नहीं मिलते उनके साथ, ठीक है। तो ये बेसिकली मराठास जब 1775 के अंदर वीक थे, तो अंग्रेज़ों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठा के यहाँ पे अटैक किया इनके ऊपर। और अटैक करने के बाद में ये एक्चुअली में वॉर हुआ क्यों शुरू था, इसके रीज़न समझ लेते और बाद में कॉन्सिक्वेंसेस भी देख लेते। रीज़न ये था कि ये वॉर जब शुरू हुआ, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के अंदर मैंने क्या बोला था? मराठास कई सारे सेक्ट्स के अंदर डिवाइड हो गए थे। और डिवीज़न तो छोड़ो, अगर कोई व्यक्ति पेशवा का है तो उस पेशवा के अंदर भी एक डिवीज़न था कि राजा कौन बनेगा, उसको लेके भी स्ट्रगल हुआ करता था, ठीक है, राजा कौन बनेगा। वैसे मराठास में और मुग़लों में सबसे बड़ा डिफरेंस एक था, और वो ये था कि मुग़ल के अंदर राज्याभिषेक नहीं हुआ करता था। मुग़लों के अंदर जब राजा मर जाता था तब डिसाइड होता था, बाद में युद्ध के थ्रू, वॉर के थ्रू, इन सब के थ्रू डिसाइड हुआ करता था कि अगला राजा कौन बनेगा। लेकिन मराठास के अंदर ये पॉलिसी चला करती थी शुरू से, कौन सी? राज्याभिषेक वाली, कि राज्याभिषेक होगा, और राज्याभिषेक हर एक राजा का पहले ही हो जाया करता था। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बोला? मराठास इतना ज़्यादा पूरी तरीके से बट गए हैं कि ये पेशवा जो लोग थे यहाँ पे, इन पेशवा के बीच में 2 रूलर्स के बीच में आपस में स्ट्रगल हुआ 1775 में। और वो 2 रूलर्स के स्ट्रगल का फ़ायदा कौन उठाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा? उन 2 में से एक को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। बोले हम तुमको सपोर्ट करते हैं, तुम आओ और तुम्हें आने के बाद में हम राजा बनाएंगे। तो दूसरा वाला नाराज़ होगा,
तो दूसरा वाला नाराज़ इनसे भी होगा और इनसे भी होगा, इस बात को लेकर लड़ाई होगी, आपस में वॉर होगा। यही वाला वॉर क्या बन गया, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस पेशवा, इसी को फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर बोलते हैं। ठीक है, तो एक पार्टी तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में इसलिए इन्वॉल्व थी क्योंकि वो अपनी गद्दी चाहते थे, लेकिन दूसरी पार्टी यहाँ पे क्यों थी, क्योंकि वो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाना चाहते थे और अपने रूल को स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, कारण ये बन गया। पहली लड़ाई किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंची, लेकिन ये बात तो सिद्ध हो गई, यहाँ जो अगेंस्ट में दूसरे पेशवा थे वो थोड़े से अगेन फिर वीक थे, जिसकी वजह से यहाँ पे एक संधि साइन करनी पड़ गई। 75 से लेके 82 तक ये लड़ाई चली, लेकिन मैंने क्या बोला, मराठास बहुत कमज़ोर भी हो चुके हैं, रिसोर्सेज की कमी है। उसके बाद में भी पेशवा डटे हुए हैं और डटने के बाद में अंग्रेज़ों की उन्होंने हवा ख़राब करके रखी है यहाँ पे, है ना। तो इस समय में यहाँ पे 75 से लेके 82 तक काफ़ी लंबा समय है वॉर चल रहा है, मतलब अंग्रेज़ अभी तक इनको नहीं हरा पाए, इतने समय गुजर गया 7 साल। और 7 साल गुजरने के बाद में भी जब इनको अंग्रेज़ नहीं हरा पाए तो अंग्रेज़ों ने थक हार के क्या करा, एक संधि साइन कर ली, ट्रीटी साइन कर ली। 2 कारण थे ट्रीटी को साइन करने के, संधि को साइन करने के। पहला कारण तो ये था कि पेशवा अपनी हार मानने को नहीं तैयार थे और अंग्रेज़ों का भी इसमें रिसोर्सेज, जितनी भी वॉर के अंदर जो हम लोग हथियार यूज़ करते हैं, आर्मी यूज़ करते हैं, उसको लगातार 7 साल तक लगाए रखना, मतलब खर्चा, एक्सपेंडिचर, और किसका, कंपनी का एक्सपेंडिचर हो रहा है, सरकार का नहीं हो रहा, कंपनी का एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो कंपनी अपने एक्सपेंडिचर को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं देखेगी, तो उसने क्या करा, बोले 7 साल हो गए, अब इसको एक संधि के थ्रू फाइनल करते हैं। एक कारण तो ये था कि लंबे समय तक ये वॉर चला, इस वजह से संधि साइन कर दी गई, और दूसरा कारण ये था कि मराठास अपनी हार मानने को तैयार नहीं थे, दूसरा कारण। तीसरा कारण ये था कि ये वो समय है जिस समय में इनको मजबूरन यहाँ पे ये संधि साइन करनी पड़ी। ये कौन सा समय है, ये वो समय है जब भारत के अंदर मैसूर के साथ में भी ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाई हो रही है। ये पूछ रहा था मैं आप लोग से, मैसूर के साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाई हो रही थी, और ये कौन सा मैसूर वॉर है, (1780 से लेकर 82 तक एक व्यक्ति था जिसका नाम था हैदर अली, मैसूर के अंदर। और यही 1782 से लेकर 84 तक एक व्यक्ति था जिसका नाम था टीपू सुल्तान। क्या ये लोग उस समय अंग्रेज़ों के साथ में इन्वॉल्व नहीं थे? ईस्ट इंडिया कंपनी इन्वॉल्व थी ना, क्यों नहीं थे इन्वॉल्व? ईस्ट इंडिया कंपनी का वॉर हो रहा है ना मैसूर के साथ में, इसी समय तो हो रहा है। 1780 से लेकर 1784 तक ये सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर नहीं है, पढ़ाया था। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में मैसूर से भी लड़ रही है एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरी तरफ उसे किससे लड़ना पड़ रहा है, मराठास से भी लड़ना पड़ रहा है 1775 से 82। अब 82 में क्या हुआ था, कौन सी घटना हुई, ये 82 तक क्यों लिखा मैंने, हैदर अली की डेथ हो गई थी 1782 में। हैदर अली जैसे ही मरे 1782 के अंदर, इनको क्या मौका दिख गया कि ये बहुत अच्छा समय है मैसूर के ऊपर कब्जा करने का। कहानी बताई थी उस समय मैंने कि मैसूर पे ये लोग कब्जा करना चाहते थे, और जैसे ही हैदर अली मरा वैसे इनको क्या लगा कि अब ये भारत के ऊपर, भारत के मैसूर के राज्य के ऊपर कब्जा करने का सबसे अच्छा समय है और इस समय में कब्जा किया जा सकता है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला जल्दी से मराठास की तरफ से हटो, मराठास की तरफ से इन्वॉल्वमेंट ख़त्म कर दें और सबसे पहले चल के मैसूर को कंट्रोल कर लेते हैं। तो तीसरा कारण ये था कि ये लोग मैसूर के साथ में इस समय वॉर में उलझे हुए थे और मैसूर इन्हें जीता हुआ दिख रहा था, तो ये लोग मराठा से संधि करके अपनी पूरी की कंसंट्रेशन पावर कहाँ लगाना चाहते थे, मैसूर के ऊपर लगाना चाहते थे। ठीक है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना, हर चीज़ में जीत और हार है, इतिहास यही तो सिखाता है। और जीत और हार कैसे निश्चित होती है, कंसंट्रेशन से होती है, कल यही तो बताया था। जब तक आप एक गोल को लेके कंसंट्रेट होके किसी भी एक पैरामीटर पे फोकस नहीं करोगे, तब तक क्या वो चीज़ आपको मिल जाएगी, नहीं मिलेगी ना। तो जब आप फोकस्ड होके किसी भी एक चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करते हो, तब जाके आप उस चीज़ को अचीव कर लेते हो। और ये हर जगह का प्रिंसिपल है। अगर आपने आईएएस के अलावा 4 गोल और लिए तो वो चारों तो वैसे ही नहीं निकलेंगे और आईएएस भी नहीं निकलेगा। इसलिए जब आईएएस कर रहे हो तो बस आईएएस कर रहे हो, उसके बाद 1 साल ढंग से आईएएस कर लेना, कई सारे एग्ज़ाम अपने आप निकल जाएंगे। ये वो फील्ड होती है।
तो इसलिए कंसंट्रेशन फोकस किसी भी एक टारगेट के ऊपर रखना बहुत ज़रूरी है। अंग्रेज़ों के आप जितने भी वॉर देख लेना, जितनी लड़ाई देख लेना, एक एक करके निपटे हैं वो सबसे। अभी तक जितने बता दिए, कभी बताओ कहीं पे भी कोलिजन हुआ कि यहाँ भी लड़ रहे हैं वहाँ भी लड़ रहे हैं? अभी एक पे हो गया, तुरंत हट गए, बोले नहीं यहाँ नहीं लड़ेंगे, अभी पहले वहाँ निपट लेते हैं। तो इन्होंने क्या करा, यहाँ पे एक संधि साइन कर ली, और इस संधि को बोला जाता है ट्रीटी ऑफ सालबाई, मतलब सालबाई की संधि, सालबाई की संधि बोला जाता है। अब ये बताओ 1782 में हुई होगी ये संधि या 1775 में हुई होगी? 82 में हुई होगी, क्योंकि जब वॉर खत्म होता है या तो कोई हारता है जीतता है, या तो संधि होकर खत्म कर दिया जाता है, यही होता है। तो 1775 से 82 तक का जो वॉर चला, वो वॉर फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर था। उसका कारण क्या था? कारण ये था कि पेशवा इस समय में आपस में स्ट्रगल कर रहे थे रूल के लिए कि उस गद्दी को कौन लेगा। अंग्रेज़ों ने इसका फ़ायदा उठाया, वन ऑफ द पेशवा को इन्होंने सपोर्ट कर दिया, और दूसरे पेशवा जो थे और दूसरे मराठा जो थे उन्होंने मिल के अटैक कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। ठीक है, अब ये अटैक की वजह से ये वॉर लंबा खिंचा, ना तो मराठास यहाँ पे हार मान रहे थे अपनी, ना ही ईस्ट इंडिया कंपनी पीछे हट रही थी। लेकिन 1782 के उस समय में मैंने आपको 3 कारण बताए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे संधि क्यों साइन करवा ली। बताओ कौन बताएगा 3 कारण? हाँ सर, पहला कारण था कि मराठा हार मानने को तैयार नहीं थे। पहला कारण मराठा हार मानने को तैयार नहीं थे, और सर दूसरा कारण था सर कि मतलब ये युद्ध लंबे समय तक चला। और सर तीसरा ये बताया कि उस समय मैसूर से युद्ध हो रहा था, मतलब ये मराठों से ज्यादा मतलब निकटने हुए उन लोगों से मतलब चाहते कि वो वन टेरिटरी हमने मैसूर वाली, इस वजह से इसको छोड़ के उन लोगों के साथ मतलब युद्ध करना चले गए। ठीक है, कोई डाउट इसमें? ये 3 कारण हैं। ठीक, मराठास पहले तो अपनी ना हार मानने को तैयार थे, ना ईस्ट इंडिया कंपनी हार मानने को तैयार थे। और दूसरा कारण, युद्ध लंबे समय तक चला था, इतने लंबे समय तक रिसोर्सेज वेस्ट करना लगभग वेस्ट ही बात थी, तो इसको किसी भी तरीके से रोका जाए। और तीसरा कारण ये था कि मैसूर से पहले निपट लेते हैं, उसके बाद में आके मराठा से बात करेंगे। ठीक, पहले युद्ध में किसी तरीके की कोई आपत्ति, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये माइनर टॉपिक हैं आपके, ये सारे के सारे ये प्रीलिम्स के पोर्शन बनते हैं। ठीक है, ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनते हैं। मेंस के क्वेश्चन जो बनते हैं वो मैंने आपको बताया, जैसे बैटल ऑफ बक्सर बन गया, बैटल ऑफ प्लासी बन गया, ये आपके मेंस के, इसलिए मैंने उसको डिटेल में पढ़ाया था तब। ठीक, ये रीजंस और कॉन्सिक्वेंसेज अगर आपको पता है सिर्फ और सिर्फ, और संधि का नाम पता है, वॉर का टाइम पीरियड पता है, तो फिर आपने ये वॉर ख़त्म कर लिया। चलो बताओ अब ज़रा मुझे, मैंने बात करी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की, तो मैं इसके अंदर कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। पहला पीरियड बता दो, टाइम पीरियड क्या है? 75 से लेके 82 तक हो गया। ठीक है, किस किस के वर्सेस हुआ था? मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन मैं अगर आपसे पूछूं, कारण क्या था इस युद्ध के होने का? आपसी मतभेद। ठीक है, मराठास के बीच के आपसी जो मतभेद थे वो इसका कारण थे। इसका फ़ायदा, पूरी बात लिखना, आपसी मतभेद से थोड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, आपसी मतभेद हुए, उसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाया और आके इन दोनों के बीच में बोला कि हम राजा बनवाएंगे, हमारे ऊपर छोड़ दो ये बात, और इन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। तो ये लिख सकते हो। तीसरी चीज़, अगर मैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करूँ, परिणाम क्या हुए? परिणाम संधि हो गई, सालबाई की संधि जो हुई थी वो वही तो परिणाम है इसका, तो सालबाई की संधि इसका परिणाम था। चौथा क्वेश्चन अगर इसमें बनेगा तो ये बनेगा कि वॉर जो था वो 1775 से लेकर 82 तक 7 साल गया, और 7 साल के बाद में इसके रुकने के क्या कारण थे, स्टॉप होने के क्या कारण थे? तो आप इसके अंदर वही 3 रीज़न लिख दोगे। एक तो मराठास ना अपनी हार मानने को तैयार थे, ना ही ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पीछे हट रही थी। ठीक है, दूसरा कारण क्या लिख दोगे? लॉन्ग टाइम वॉर, काफ़ी लंबे समय तक चला, जिसकी वजह से इनके जो रिसोर्सेज थे वो भी रिड्यूस होना शुरू हो गए। ठीक, तीसरा क्या लिख दोगे? मैसूर से भी तो निपटना था इन्हें, तो ये लोग मैसूर की तरफ चले गए। कोई समस्या यहाँ तक? याद हो गया पहला वाला वॉर आराम से? चलो ठीक, सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर कब से कब तक बताया?
1803 से 1806 तक। 1803 से 1806। अच्छा, मैसूर बोलते बोलते मैसूर ही लिख दिए। चलो, इसी तो पता चला तुम लोग जागे हुए हैं। देखो, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 1806 हुआ। इसके पीछे सबसे पहले तो कारण देख लेते हैं हम लोग, रीज़न। ठीक है, रीज़न सबसे पहले कुछ रीज़न है। देखो, कारण हमेशा दो तरीके के होते हैं। एक कारण होता है, उसको कहा जाता है इमीडिएट रीज़न या इमीडिएट कॉज बोलते हैं हम लोग, और एक होता है हमारा रियल कॉज होता है। इमीडिएट का मतलब होता है तत्कालिक कारण, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो अभी डेवलप होगा, उसकी वजह से वॉर हो गया। रियल कॉजेज़ क्या होते हैं? लंबे समय से जो कारण चले आए हों और जिसकी वजह से बहुत समय से वो चीज़ होने वाली थी और फाइनली वो हो ही गई। ठीक, वो रियल कारण होते हैं। अब इमीडिएट कॉज अलग था और रियल कॉज अलग था। रियल कॉज ये था कि अंग्रेज़ों ने भारत के अंदर सहायक संधि ले आए थे। सहायक संधि बोला जाता था सब्सिडरी अलायंस को। सब्सिडरी अलायंस के अंदर कुछ कंडीशन रखी गई थी। किसी को पता है सब्सिडरी अलायंस के बारे में? सहायक संधि या सब्सिडरी अलायंस के अंदर कुछ कंडीशन रखी गई थी अंग्रेज़ों को द्वारा, और वो कंडीशन कुछ इस तरीके की थी कि अंग्रेज़ भारत के अंदर जो रीजन पे सब्सिडरी अलायंस को साइन करा देंगे, जहाँ जहाँ सब्सिडरी अलायंस को साइन करा देंगे, वहाँ वहाँ कुछ राजनीतिक अधिकार भी अंग्रेज़ों के हाथों में चले जाएंगे उस जगह के। ठीक है, जैसे मराठा है, अभी मराठा पर टोटल पॉलिटिकल कंट्रोल या राजनीतिक अधिकार किसका है? मराठास का ही है। अभी तक तो मराठास का ही है, लेकिन इन्होंने क्या करा, सब्सिडरी अलायंस को जब साइन करवाना शुरू कर दिया तो वो क्या करेंगे, मराठास का भी पॉलिटिकल कंट्रोल अपने हाथों में ले लेंगे। ठीक है, अब पहले वाले वॉर में तो ये इलीगली घुसे, इलीगली तो घुसे कि नहीं हम तुम्हारा रूलर डिसाइड करवाएंगे। सेकंड वाले में अगर सब्सिडरी अलायंस साइन हो गई तो ये लीगली जा सकते हैं, वहाँ पे कानून के हिसाब से जा सकते हैं और इस सब्सिडरी अलायंस के हिसाब से जा सकते हैं कि रुक जाओ, तुम्हारे रूलर हम डिसाइड करेंगे कि कौन बनेगा तुम्हारा रूलर। ठीक है, तो ये रूलर को डिसाइड करने वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये सब्सिडरी अलायंस के अंदर। अब जितने भी पॉलिटिकल कॉजेज़ हुए या इकोनॉमिकल कॉजेज़ हुए, वो सारे के सारे कॉजेज़ किसके कंट्रोल में चले जाएंगे? यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चले जाएंगे। ठीक, तो क्या हुआ था कि 1798 और 1799 ये वो समय है जिस समय में भारत के अंदर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल परिवर्तन हो रहा है, राजनीतिक चेंज हो रहा है। ठीक है, राजनीतिक चेंज का मतलब ये है कि यहीं पे ये वो समय है जब भारत का गवर्नर भी बदला जा रहा है। कौन बनाया गया? लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली को यहाँ का गवर्नर बनाया गया भारत का। अभी गवर्नर जनरल्स और वाइसराय की एक लिस्ट बनवाऊंगा पूरी, जो बीच बीच में मैं गवर्नर जनरल वाइसराय के नाम बोल देता हूँ। आप लोग शायद इससे अभी कंफ्यूज हो जा रहे होंगे कि ये लोग हैं कौन, है ना, ये लोग कहाँ से आते हैं, कौन लोग हैं और किन की बातें सर कर देते हैं बीच बीच में। बस इतना समझ लो, ये क्या है, ये यहाँ के इस समय शासक हैं जिनके हाथों में सत्ता दे के रखी गई है। तो ये लॉर्ड वेलेस्ली था इस समय यहाँ का गवर्नर चुना गया था, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना गवर्नर चुना था कि वो भारत के ऊपर राजनीतिक और पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिकल अधिकार को सुना सकता था। ठीक है, तो वेलेस्ली ने यहाँ पे एक अधिकार यहाँ पे सहायक संधि के फॉर्म में अनाउंस कर दिया, और इसने क्या करा, जगह जगह जा जाके लोगों से बोला कि सहायक संधि साइन करो। तो सबसे पहले भागता हुआ कौन आया कि चलो हम तुम्हारे साथ सहायक संधि साइन करेंगे? हैदराबाद बोला था ना, हैदराबाद हमेशा फेवर में रहता था कि चलो ईस्ट इंडिया कंपनी से उसे फ़ायदा दिखता था कि चलो हमें कुछ फ़ायदा है यहाँ से। तो वहाँ के निज़ाम जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को फेवर किया करते थे, इसलिए बहुत सारे युद्ध हुए, लड़ाइयाँ हुई, उन सब के अंदर भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने फेवर किया है हैदराबाद का भी। ठीक है, तो जब ये सब्सिडरी अलायंस यहाँ पे लागू की गई तो ये लागू करना ही रियल कॉज बन गया। ये लोग प्रेशर बना रहे थे मराठास के ऊपर बार बार कि तुम लोग भी सहायक संधि को साइन करो, क्योंकि ये वो समय है जिस समय में हैदराबाद भी साइन कर चुका है, मैसूर भी साइन कर चुका है। ठीक है, मैसूर भी साइन कर चुका है। मैसूर बताया था ना 1799 टीपू सुल्तान की डेथ, और टीपू सुल्तान की डेथ के बाद में वापस से वहाँ पे वडियार डायनेस्टी को बैठाया गया और वडियार डायनेस्टी के राजा ने वहाँ पे साइन कर दी सिग्नेचर।
ठीक है। तो ये वो समय था, तो ये लोग कर चुके थे। मराठास के ऊपर लगातार इम्पैक्ट बनाया जा रहा था। मराठास देखो वो पावर है, ये लोग इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड इसलिए हैं क्योंकि ये जो रीजन है, जब तक आप महाराष्ट्र को क्रॉस नहीं करोगे आप कर्नाटका नहीं पहुंचोगे, और कर्नाटका मतलब साउथ इंडिया, साउथ इंडिया नहीं पहुंचोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है भारत के अंदर रूल करने का। औरंगजेब के दिमाग में यही बात तो चलती थी, तभी तो उसने अपने 25 साल सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडिया के लिए बर्बाद कर दिए कि साउथ इंडिया, मुझे साउथ इंडिया चाहिए। तो ये वही बात है कि महाराष्ट्र से कर्नाटका पहुंचना मतलब साउथ इंडिया में पहुंचना, साउथ इंडिया पहुंचना चाहते थे ये लोग। और जब तक मैसूर को नहीं ले लेंगे साउथ इंडिया नहीं पहुंचेंगे, ये कारण। अब मैसूर को तो ले लिया, मराठास नहीं है हाथ में, तो मराठास को भी ले लो हाथ में। तो ये सब साथ में सारी शक्तियों को कंपाइल करके अपने हाथों में रखना चाहते थे। अब ये तो रियल कॉज हो गया कि सहायक संधि की वजह से ये लड़ाई छिड़ी, ठीक है, क्योंकि मराठा साइन नहीं करने वाले और दूसरी तरफ अंग्रेज उनसे साइन कराने के लिए उनके ऊपर प्रेशर बना रहे थे। ये तो रियल कॉज हो गया। इमीडिएट कॉज क्या होता है? अचानक उत्पन्न हुआ कोई कॉज, ठीक। अब मैंने बताया था यहाँ पे पेशवा भी हैं, यहाँ पे गायकवाड़ भी हैं, सिंधिया भी हैं, और भोसले भी हैं, और होलकर भी हैं। ये सारे के सारे वो लोग हैं जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अपना रूल स्थापित करके रखा हुआ है। ओ सॉरी, इन्होंने अपना मराठास के ऊपर रूल स्थापित करके रखा हुआ है। ये मराठा सेक्ट है। कौन है? मराठा सेक्ट है सारे के सारे। अभी हम लोग ने जब बात की थी ना, शाहजी के समय मराठास स्टार्ट हुए जिस समय में, और वो समय काल ये था कि सारे के सारे मराठास एक यूनाइटेड होके एक राज्य को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ क्या हुआ? डिवीज़न हो चुका है पूरा का पूरा, और यही डिवीज़न पूरा का पूरा आपस में इनके मतभेद को क्रिएट कर देता है। इसी एक महाराष्ट्र के अंदर ये 5 सेक्ट रूल कर रहे हैं अलग अलग, और 5 सेक्ट जब रूल कर रहे हैं तो आपको पता है ना कि इसमें मुट्ठी में ताकत होती है या उंगली में? मुट्ठी में ताकत होती है। मुट्ठी में ताकत होती है तो नो डाउट ये मुग़ल के बाद के सबसे सुप्रीम लीडर होते, और मुग़ल के बाद में रूल यही लोग करते, ये भी तय बात थी। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन मैंने बताया था ना, पूछा था इस तरीके से कि अगर गांधी आंदोलन में नहीं होते तो आंदोलन किस तरीके का होता, या भारत की आज़ादी का स्वरूप क्या होता, ये पूछा था एक बार। तो ये भी तो पूछ सकते हैं कि मराठास अगर रूल करते भारत के ऊपर तो भारत का तस्वीर क्या होती, भारत का पिक्चर क्या होता उस समय, या आज के समय में भारत किस तरीके का होता, पूछ सकता है यूपीएससी। तो कुछ भी पूछ सकता है, तो पता होना ज़रूरी है। अब ये लोग जब आपस में ही स्ट्रगल कर रहे हैं, इसका फ़ायदा ही उठाया है पूरा का पूरा अंग्रेज़ों ने आपसी मतभेद का। ये जो इमीडिएट कॉज था, इमीडिएट कॉज के अंदर पेशवा थे यहाँ पे बाजीराव सेकंड। कौन थे? बाजीराव सेकंड। बाजीराव सेकंड ने यहाँ पे अटैक कर दिया गायकवाड़ एंड भोसले दोनों के राजाओं के ऊपर। इसलिए अटैक कर दिया, बोले मुझे यहाँ पे पूरी की पूरी सत्ता अपने हाथों में चाहिए, ठीक है। क्या अटैक कर दिया? इन दोनों के ऊपर अटैक कर दिया। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, एक जो ब्रदर थे गायकवाड़ भोसले, बाजीराव सेकंड यहाँ पे अटैक कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि गायकवाड़ भोसले के अलावा एक और इसके अंदर आके ऐड हो गए, वो है होलकर। क्योंकि ये थोड़ा सा क्या था, अननेसेसरी अटैक था बाजीराव सेकंड के द्वारा। ये बात अटैक करने वाली नहीं थी, सब अपनी अपनी जगहों पे रूल कर रहे थे, तो ये अटैक करने का टाइम था नहीं, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी से एक तो वैसे ही निपटना, ऊपर से आप इस समय अटैक कर लो, ठीक। तो जब बाजीराव सेकंड ने अटैक करा गायकवाड़ भोसले के ऊपर, होलकर भी इनका साथ देने आ गए, लेकिन होलकर से बाजीराव सेकंड इतना नाराज़ हो गया कि होलकर के किंग की हत्या कर दी इन्होंने, बाजीराव सेकंड ने, और हत्या करके ये भागे सीधा यहाँ से, क्योंकि इनको पता था अब सारे मराठास मिल के हमारी बैंड बजाने वाले। तो पेशवा कहाँ भागे? पेशवा बाजीराव सेकंड, एक ही सहारा है, किसके पास भाग जाओ? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में चले जाओ। और ये सीधा गए ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाके इन्होंने 1802 में सीधा क्या कर लिया? संधि साइन कर ली सब्सिडियरी अलायंस की, ठीक है।
पेशवा बाजीराव सेकंड ने अटैक किसके ऊपर करा? गायकवाड़ और भोसले, साथ में कौन आ गए? होलकर। परिणाम होलकर को भुगतना पड़ा। इनके राजा की हत्या किसके द्वारा कर दी गई? बाजीराव सेकंड के द्वारा। लेकिन ये बात अब पता चल गई थी बाजीराव सेकंड को कि ये सब मेरे ऊपर मिलकर अटैक कर देंगे। तो ये सीधा हेल्प लेने किसकी भागे? ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला ठीक है मदद करेंगे, संधि साइन कर लो। सहायक संधि साइन कर ली पेशवा ने इनके साथ में, ठीक है। अब जैसे ही पेशवा ने संधि साइन करी, इन्होंने क्या बोला? अब जो है बाकी बचे हुए भी लोग साइन करो, तुम चारों भी साइन करो। उनसे तो करवा लिया हमने, पेशवा तो बोले तुम चारों भी साइन करो, ठीक। पेशवा का कंट्रोल इन्होंने अपने हाथों में ले लिया। अब इन चारों से निपटना है ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये चारों नहीं माने, बोले हम संधि तो साइन नहीं करेंगे, किसी भी हाल में साइन नहीं करेंगे, ठीक। तब क्या हुआ शुरू? सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। अब ये सेकंड एंग्लो मराठा वॉर जब शुरू हुआ तो 1803 से लेकर अब आप लोग देखेंगे 1806 तक इन चारों शक्तियों के अगेंस्ट में यहाँ पे वॉर चल रहा है। थोड़े समय बाद पेशवा भी आके इन्हीं के साथ में मिल जाते हैं। पेशवा अपनी गलती स्वीकार करते हैं, माफ़ी मांगते हैं आके कि मुझसे गलती होगी, मुझे नहीं पता था ईस्ट इंडिया कंपनी ये चाल चलेगी और मैंने तो अपने रूल को स्थापित करने के लिए ऐसा किया था। अब ये भी इनके साथ आके मिल जाते हैं तो पूरी मराठा पावर अब यूनाइट होकर लड़ रही है। मैंने बोला ना यूनिफिकेशन में शक्ति होती है, यूनाइटेड होने में शक्ति होती है, लेकिन शक्ति तब ख़त्म हो चुकी होती है जब हाथ से रेत फिसल जाए, ठीक है। जब तक हाथ में रेत रहेगी हाथ मजबूत रहेगा, जैसी फिसल के नीचे गिरी कमज़ोर हो जाएगा हाथ। अब यहाँ यही हालत हो चुकी थी कि ना तो रिसोर्सेज बचे हैं, ना तो वो राजा और वो रूलर्स इतने स्वाभिमानी बचे हैं जो इतने बेसिक तरीके से, पहले शिवाजी को देखा हमने, संभाजी को देखा हम लोगों ने, वो रूलर्स भी तो थे, शाहू को देखा हम लोगों ने, ठीक। तो वो रूलर्स भी तो थे, सामने खड़े हो गए मुगलों के तो फिर सीधा गर्दन काटने की बात करते थे। और यहाँ पे संधि भी कर ले रहे हैं ये लोग। हर किसी का एक डिक्लाइन फेज़ आता है, और डिक्लाइन फेज़ किसकी वजह से आता है? वहाँ के कमज़ोर राजाओं की वजह से आता है। मुग़ल सारे के सारे बर्बाद क्यों हो गए? 1707 के बाद से उनके पास में जितने भी मुग़ल्स आए वो सारे के सारे एक से एक बड़ा या तो जुआरी था या शराबी था या किसी ना किसी तरीके के और ऐबों में इन्वॉल्व रहते थे। उन्हें अपनी सत्ता से कोई लेना देना नहीं था, जिस वजह से क्या हुआ? वो डिक्लाइन हो गए। तो ये सबका डिक्लाइन एक फेज़ होता है जब वहाँ के रूलर्स जो होते हैं सत्ता को नहीं संभाल पाते और वो अपने ऐशो आराम की चीज़ों में लग जाते हैं। वही कुछ ऐसा यहाँ पे होना शुरू हो गया था। अब ये डिक्लाइनेशन फेज़ है, ये वो समय है कि सहायक संधि अंग्रेज साइन कराने के लिए मराठास के ऊपर अटैक कर देते कि तुम सहायक संधि साइन करो, और सहायक संधि साइन नहीं करोगे तो चलेगा वॉर। अब ये वॉर चल रहा है 3 से लेकर 6 तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं पे भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है अंग्रेज़ों का, फ्री है अंग्रेज़, बोले लड़ो आराम से, 3 से लेकर 6 तक लड़ते रहो और एक एक करके साइन कराते रहो और एक एक करके साइन कराते रहे। लिखो क्रोनोलॉजी अब इसकी, लिखो 1802। 1802 में सबसे पहले साइन करा पेशवा ने, फिर लिखो 1803। 1802 में लिखो पेशवा ने साइन करा। 1803 में लिखो सिंधिया ने साइन करा, ट्रीटी के ऊपर सिंधिया ने साइन करा। फिर 1803 गायकवाड़, 1803 में फिर गायकवाड़ में, 1803 में सिंधिया और गायकवाड़ दोनों ने साइन करा है। 1805 में भोसले ने साइन किया है। और 1806 में कौन बचा? होलकर। तो 1806 में होलकर ने साइन किया। भोसले, 1805 भोसले। 1802 में पेशवा ने साइन किया है, 1803 में सिंधिया ने साइन किया और गायकवाड़ ने साइन किया, फिर 1805 में भोसले ने साइन किया, 1806 में लास्ट में सबसे किसने साइन किया था? होलकर ने, ठीक है। और बोला भी जाता है इस बात को कि होलकर सबसे ज़्यादा यहाँ पे अंग्रेज़ों के विरुद्ध सुप्रीम तरीके से लड़े और लास्ट तक इन्होंने अपनी हार नहीं मानी, ठीक है। लास्ट तक इन्होंने अपनी हार नहीं मानी। अनफॉर्चुनेटली लास्ट का वो समय था जिस समय इन्हें हार माननी पड़ी। यहाँ पे भी देखो होलकर आए थे,
यहाँ पे भी होलकर आए थे और यहाँ पे भी सबसे अंत में होलकर ने ही साइन किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई जा रही है इस वॉर के थ्रू कि इन तमाम मराठास के अंदर अगर कोई थोड़ा बहुत शक्तिशाली बचा था तो वो कौन बचा था? होलकर बचे थे। अदरवाइज सारे लोग अपनी शक्तियों को छोड़ चुके थे या खो चुके थे। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के अंदर एक संधि भी साइन हुई है और वो नाम है ट्रीटी ऑफ बसीन बोला जाता है। बसीन की संधि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बसीन की संधि। जब ये वाला वॉर शुरू हुआ तब एक ट्रीटी साइन हुई, उसको ट्रीटी ऑफ बसीन बोला जाता है। ट्रीटी ऑफ बसीन साइन हुई 1803 में। बताओ पहले से काहे लिए साइन हो गई? पहले से काहे लिए साइन हुई? पहले से मतलब सॉरी 1802 नहीं, 3 नहीं 2, पहले से, वॉर के पहले ही साइन हुई। पहले से ही क्यों साइन हो गई ट्रीटी ऑफ बसीन? एग्जैक्टली बिल्कुल। ये 1802 के अंदर जब पेशवा बाजीराव पहुंचे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में, तब इन्होंने जाके ये संधि साइन करी थी। इसको ट्रीटी ऑफ बसीन बोला जाता है। बसीन की संधि मतलब पेशवा और ईस्ट इंडिया कंपनी मिल गए हैं, अब दोनों मिलके ही काम करेंगे संधि के हिसाब से। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला, आगे चल के ये प्रॉब्लम आई तो पेशवा भी इधर चले आए, बोले नहीं हम लोग आपस, क्योंकि खून खून ही होता है, कितना भी बाहरी लोग आ जाए बाद में रियलाइज़ हो ही जाता है कि मुझे अपने ब्लड के ही साथ देना है और ब्लड के साथ में ही रहना। तो सेकंड ये कारण था जिसकी वजह से ये सारे वॉर हुए, रीज़न ये थे। और कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम क्या हुए कि सभी मराठास को अपने अपने पॉलिटिकल राइट्स खोने पड़े। सारी राजनीतिक शक्तियाँ इनकी ख़त्म हो गई। अब राजनीतिक शक्तियाँ ख़त्म हो गई थी तभी तो हम थर्ड वाले वॉर पे गए थे। देख ले एक बार फिर से, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तीसरा एंग्लो मराठा वॉर 1817 से लेके 1818 एडी, यही है 1817 से 1818। इसके अंदर के कारण जान ले, कारण क्या थे? कारण क्या था इसका? पॉलिसी ऑफ समाजवाद। समाजवाद बोला तुमने? साम्राज्यवाद बोला, साम्राज्यवाद बोला। हाँ, पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म मतलब साम्राज्यवाद की नीति को अपनाना। और साम्राज्यवाद की नीति का मतलब क्या होता है? आप अपने एम्पायर को, अपने शासन को और ज़्यादा एक्सपेंड करने के चक्कर में हो, उसको कहते हैं साम्राज्यवाद। हिटलर का एग्जाम्पल कल दिया था, मैंने आपको बताया था हिटलर के बारे में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले की कंडीशंस बताई थी आपको, इसके बारे में बताया था। तो पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म या साम्राज्यवाद की नीति, इसका मतलब अपने एम्पायर को और ज़्यादा एक्सपेंड कर दो और बढ़ा लो। ये पूरा का पूरा टारगेट था ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1817 और 18 के समय मेजर ऑफ द पोर्शंस को कवर कर चुकी है। बंगाल सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल हब था वो किसके हाथों में? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में है। ठीक है, मैसूर इन्होंने अपने हाथों में ले लिया है पहले से ही, हैदराबाद साथ ही में है ऑलरेडी। ठीक, ऊपर से अवध की शक्तियां जो हैं, इधर नवाब वगैरह हैं, उसके ऊपर ये अपना ट्रेड वाला रूट लगाया करते थे और ट्रेड को बहुत अच्छे से आधिकारिक रूप से चलाते थे। बात करें अगर हम लोग साउथ इंडिया की, तो साउथ इंडिया में मैसूर के थ्रू ये लोग पहुंच चुके थे, बचे बीच में मराठास थे। ठीक है, और मराठास की शक्तियों को या मराठास की शक्तियों को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ सहायक संधि काफ़ी नहीं थी। सहायक संधि से काम नहीं होगा, इनको साम्राज्यवाद की नीति को इख्तियार करते हुए या अडॉप्ट करते हुए क्या करो, अपने ही अंडर में ले लो। तो इन्होंने पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म या साम्राज्यवाद की नीति से ये बोला, आप अपने शासक बनाओ, रूलर बनाओ, जो बनाना है बनाओ, लेकिन सारी की सारी पॉलिटिकल शक्तियाँ हमारे हाथों में रहेंगी, इकोनॉमिक शक्तियाँ हमारे हाथों में रहेंगी, इवन सोशल जितने भी कॉजेज़ हैं यहाँ पे उन सब के डिसीजन भी हम लोग लेंगे। ये होता है साम्राज्यवाद की नीति, मतलब राजा ही अपना बन जाएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी राज यहाँ पे करना चाहती थी, मराठास को कंट्रोल में लेना चाहती थी। मराठास ने इसको लेकर डिनाई किया और मराठास थर्ड वाले वॉर में भी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े। कब से कब तक? 17 से 18। कोई वॉर सिर्फ 1 साल तक चले तो इसका मतलब क्या होता है? सामने वाली शक्ति कमज़ोर है कौन, जिसकी वजह से वो ज़्यादा समय तक नहीं, इस वजह से यहाँ पे ये वॉर चला। अब यहाँ पे देखिए थर्ड वाले वॉर के अंदर भी पेशवा ही है, कौन?
बाजीराव सेकंड, पेशवा ही है बाजीराव सेकंड जो मराठास की सत्ता को इस समय संभाल रहा है, और मराठास की सत्ता को संभालते हुए ये ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध लड़ जाते हैं। लेकिन ये जब पॉलिसी को या इम्पीरियलिज्म की पॉलिसी को नहीं पूरी तरीके से परमिशन देते हैं या कहते हैं कि हम भारत के अंदर ऐसी कोई भी कंपनी के रूल की आने वाली किसी भी तरीके की कोई परमिशन नहीं देंगे, तो पेशवा बाजीराव सेकंड के ऊपर अटैक होता है। अटैक होने के बाद में ये यहाँ पे हार जाते हैं, और हारने के बाद में इनको कहाँ भेज दिया जाता है? कानपुर में एक जगह है बिठूर भेज दिया जाता है, और बोल दिया जाता है आप वहाँ पे रहो, हम आपको पेंशन पहुँचाते रहेंगे। ठीक है, क्या बोल दिया जाता है? वहाँ पे रहो, हम आपको पेंशन पहुँचाते रहेंगे। तो क्या मतलब हुआ कानपुर के अंदर पेशवा बाजीराव सेकंड को भेजने का? कल कारण बताया था मैंने आपको। बिल्कुल, ना रहेंगे ना युद्ध होगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि अगर पेशवा महाराष्ट्र के अंदर छोड़ दिए जाते, उस समय उनके राजा छोड़ दिए जाते, तो सभी लोगों को सिंपैथी हो जाती कि हमारे राजा की ये हालत कर दी है। जनता कलेक्ट हो जाती, और जनता कलेक्ट होकर कर देती विद्रोह, और ईस्ट इंडिया कंपनी को उस विद्रोह के थ्रू भागना पड़ जाता वहाँ से। होता ये हुआ था कब? 1857 जब विद्रोह हुआ था, बहादुर शाह जफर के पास पूरी जनता पहुंच गई थी, उनको अपना राजा डिक्लेयर कर दिया था, तो सिंपैथी तो आई थी, और सिंपैथी के बाद में गुस्सा भी थी जनता के अंदर, और वो गए और राजा डिक्लेयर कर दिया वहाँ पे जाके। यहाँ पे भी यही काम कर सकते थे, तो इन्होंने क्या करा? जड़ ही ख़त्म कर दी। बोले मराठास को ही यहाँ से हटा दो, ना रहेंगे मराठास किसी तरीके से, और मराठास को ऐसी जगह भेजो जहाँ पे मराठास को लेके किसी भी तरीके की किसी लोगों के अंदर भावनाएं सिंपैथी वाली ना हो। कहाँ भेजा? कानपुर के अंदर। अब कानपुर जो इलाका है वो बेसिकली इलाका देखोगे तो यहाँ पे नॉर्मल रहने वाले लोग हैं, ब्राह्मण रहते हैं, मुस्लिम्स रहते हैं, या फिर नॉर्मल जाति के यादव रहते हैं, ऐसे लोग रहते हैं यहाँ पे। सब हम लोग कॉमन ओबीसी वाले या फिर जनरल वाले रहते हैं। मराठास या राजपूत इस तरीके के लोग कानपुर में नहीं मिलेंगे देखने को। तो क्या लेना देना कानपुर वाले को? तुम कहीं के मराठा हो गए, कहीं के तुम राजपूत हो गए, कहीं के मुग़ल हो गए, हम क्या करेंगे तुम्हारा? रहो, जैसे हम रह रहे हैं वैसे तुम भी रहो। लेकिन अगर ये महाराष्ट्र में रह रहे होते तो क्या होता है? यहाँ से कलेक्शन होता, सिंपैथी गेन कर लेते यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो ये तीसरा वाला वॉर था जिसने मराठास की शक्ति को पूरी तरीके से एंड कर दिया। अब मराठास की शक्ति एंड होने का यही मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने महाराष्ट्र के ऊपर भी अपना स्वामित्व स्थापित कर दिया। ठीक, अब हम लोग जितनी भी रीजनल पावर्स देख रहे थे वो तमाम रीजनल पावर्स ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक, कौन कौन से टॉपिक हो गए हम लोग के? अब यहाँ पे पहला टॉपिक हम लोग ने जो शुरू किया था वो किससे शुरू किया था? एडवेंट ऑफ यूरोपियन से। भारत के अंदर यूरोपियों का आगमन हुआ था। आने वाले यूरोपी पुर्तगीज़, डच, इंग्लिश, डेन्स, फ्रांसीसी, ये थे। उसके बाद में हम लोग ने सेकंड टॉपिक क्या किया था? इन दोनों के बीच में स्ट्रगल अमंग यूरोपियंस, क्योंकि एक जगह आके जब तमाम शक्तियां इकट्ठी हो जाएंगी तो वो तमाम शक्तियां आपस में लड़ेंगी सत्ता के लिए, व्यापार के लिए, और यही हुआ। इन सब के बीच में स्ट्रगल हुआ सब में आपस में, और इसी स्ट्रगल के अंदर हम लोग ने दो चीज़ें पढ़ी थी। एक त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ा था जिसको ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल बोलते हैं, और एक क्या पढ़ा था हम लोगों ने? एंग्लो फ्रेंच वॉर्स, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध पढ़े थे हम लोगों ने, जिसको 1763 में एक संधि के साथ में ख़त्म कर दिया था। मतलब अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को भी भारत से ख़त्म कर दिया पूरी तरीके से। तो एक तरफ तो अंग्रेज़ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूरोपीय पावर बचे जो भारत के अंदर व्यापारिक शक्तियों और पॉलिटिकल शक्तियों को मिला पाए और दोनों अपने अधिकार क्षेत्र में ले ली। ठीक, ये हमें इस वाले टॉपिक ने बताया। तीसरा टॉपिक था हमारा क्या? 18वीं सेंचुरी, 18वीं शताब्दी का भारत, 18th सेंचुरी इंडिया की बात की थी हम लोगों ने। और हमने इस 18th सेंचुरी इंडिया के अंदर 3 टॉपिक पढ़े। पहला टॉपिक हमने ये पढ़ा था डिक्लाइनेशन ऑफ मुगल्स। मुगलों का यहाँ पे डिक्लाइनेशन हो रहा था, मुगल यहाँ पे पूरी तरीके से पतन की तरफ थे, मुगल यहाँ पे ख़त्म हो रहे थे। ये 18वीं शताब्दी है पूरी की पूरी। ठीक है, अब मुगलों का पतन हो रहा है तो भारत के अंदर क्या होगा?
रीजनल पावर्स का इस्टेब्लिशमेंट होगा, रीजनल पावर आगे बढ़ेंगी। अब वो रीजनल पावर्स कौन कौन सी हुई? बंगाल ने अपने आप को स्वतंत्र कर दिया, अवध ने अपने आप को स्वतंत्र कर दिया, हैदराबाद ने स्वतंत्र कर दिया, और पंजाब ने कर दिया, मराठास ने कर दिया, मैसूर ने कर दिया। ये तमाम रीजनल शक्तियां हैं या क्षेत्रीय शक्तियां हैं जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर दिया। अब ये सब स्वतंत्र जब होके बाहर निकली तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो यूरोपियों से भिड़ के आ चुके थे, उसका अगला टारगेट कौन था? ये सब थे, क्योंकि वो एक एक जगह जाएंगे और जा जाके अटैक करेंगे, अटैक करके एक एक शक्ति को अपने हाथों में ले लेंगे। अब तीसरा कारण, तीसरी चीज़ हम लोग क्या पढ़े थे यहाँ पे? ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल कैसे मिलेगा? इन तमाम शक्तियों को भारत के अंदर दबा दो, कुचल दो और रूल मिल जाएगा। मुगल को दबाने की जरूरत नहीं है, पहले ही मरे हुए। अब मरे हुए को क्या मारोगे? ठीक है, वो इन्हीं के साथ निपट गए। बंगाल की लड़ाई में ही निपट गए थे मुगल, 64 में जब बक्सर हुआ। ठीक है, उसी समय निपट गए। उसके बाद शक्तियाँ बची नहीं थी उनके पास। तो 18वीं शताब्दी के भारत के अंदर हम लोग ने ये तमाम टॉपिक को पढ़ा। ठीक, अब ये 3 मॉड्यूल आपके पूरी तरीके से ख़त्म हो गए, कंप्लीट फॉर्म में ख़त्म हो गए। ठीक, अब भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सत्ता है और वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। जो इंग्लैंड से एक कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने भारत के ऊपर अपना राज शुरू किया। इस ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं आपको। ये समय जो चल रहा है 1600 AD, 1600 ईस्वी की बात थी। इंग्लैंड के अंदर एक कंपनी बनी जिसका नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी, और उस कंपनी को अधिकार दिए गए कि तुम 15 साल की मोनोपोली के साथ में ईस्ट ऑफ केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप पता था ना, वास्को डी गामा जहाँ से टहलता हुआ चला आया था। तो ईस्ट ऑफ केप ऑफ गुड होप मतलब इस एशिया के रीजन की तरफ आप जाके व्यापार करो। 15 साल तक आपको एकाधिकार है, मतलब आपके अलावा कोई दूसरी कंपनी वहाँ नहीं जाएगी, ये बोला गया। तो ये 1600 में निकले और बोले ठीक है, हमें तो आधिकारिक राइट प्राप्त हो गए। 1600 से 1608 तक ये प्रयास करते रहे कि भारत के अंदर पहुँचे और हम शक्तियों को ले लें वहाँ पे। भारत के अंदर पहले से कौन है? पुर्तगाली हैं, डच हैं, ये 2 लोग तो थे पहले से भारत में, ट्रेड कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को आते आते भारत में कितना टाइम लग गया? 8 साल। 1608 में यहाँ पे कौन पहुँचा? कैप्टन हॉकिंस पहुँच गया। और कैप्टन हॉकिंस से आगे किससे परमिशन ली होगी? कौन राजा रहा इस समय? जहांगीर। जहांगीर इस समय राजा रहा और जहांगीर से परमिशन ली और 1608 में यहाँ पे अपनी पहली एक ऑफिस सेट किया था, जिसको हम लोग फैक्ट्री कह सकते हैं। ऑफिस, सिर्फ एक ऑफिस था, मतलब ये नहीं था कि बहुत बड़ा एक फैक्ट्री लगा दी है, सिर्फ एक ऑफिस। इस रूम की तरह मान लो एक ऑफिस सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का ये ऑफिस है। इस तरीके का एक ऑफिस बना दिया सिर्फ और सिर्फ, जहाँ से सारे के सारे इकोनॉमिक या रेवेन्यू वाले राइट्स थे वो सारे के सारे ये लोग डिसाइड किया करते थे बैठ के। 1608 के अंदर एक ऑफिस बनाया इन्होंने भारत के अंदर आगे। 1608 के बाद में 1611 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी एक क्या खोली? फैक्ट्री खोली। और वो फैक्ट्री टेम्परेरी फैक्ट्री थी, परमानेंट नहीं खोली है अभी भी। 1611 में एक टेम्परेरी फैक्ट्री खोली। 1613 के अंदर इन्होंने अपनी एक परमानेंट फैक्ट्री कहाँ खोली? इसी सूरत के अंदर, वहीं पे। तो सूरत में एक फैक्ट्री, परमानेंट फैक्ट्री। और 1613 के बाद से ये लोग भारत में पूरी तरीके से व्यापार को अच्छे तरीके से करने के लिए एलिजिबल हो गए यहाँ पर। ठीक है, तो 1613 के समय के बाद से इन्होंने भारत के अंदर अपनी फैक्ट्रीज लगाई। फैक्ट्री की एक क्रोनोलॉजी पूरी बताई है मैंने आपको, एक वीडियो में जाके देख लेना, पड़ी हुई है यूट्यूब के ऊपर। पूरी क्रोनोलॉजी बताई है ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे व्यापार के लिए जो आई और कैसे ये व्यापार से धीरे 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 रूलिंग की तरफ चली गई। तो एक टॉपिक भी पूरा पड़ा हुआ है, ट्रेडर्स टू रूलर्स। ठीक है, व्यापारी से ये लोग कैसे शासक बन गए, इसका कारण पूरा का पूरा वो भी पड़ा हुआ है। और वो अभी भी आपको समझ ही आ गया होगा कि ये व्यापार करने आए थे और कैसे शासक बन गए, इन तमाम शक्तियों को कोलैप्स करके। ठीक है, तो वो यहाँ के शासक बन गए। अब यही सब चीज़ें हम लोग को ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़नी है। भारत के अंदर भारतीयों का इतिहास खत्म। जो भारत के अंदर और भारतीय रह रहे थे, जो रीजनल पावर से रह रही थी, उन सबका इतिहास खत्म। अब किसका इतिहास पढ़ना है? अब पढ़ना है अंग्रेज़ों का इतिहास।
क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों की है, ये रूल अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में। 1813 का चार्टर एक्ट आएगा, 1833 का चार्टर एक्ट आएगा, कंपनी के अधिकारों को समाप्त कर दिया जाएगा। 1857 का रिवॉल्ट होगा, विक्टोरिया डिक्लेरेशन आएगा, उस समय में एक्ट आएगा, उस एक्ट से कंपनी के सारे पॉलिटिकल राइट्स छीन लिए जाएंगे और सीधा रूल अंग्रेज़ों के हाथों में चला जाएगा, क्राउन रूल जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और वो क्राउन रूल यहाँ से इस्टेब्लिश, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भी यहाँ से अधिकार ख़त्म कर दिया जाएगा और अंग्रेज़ डायरेक्ट रूल अपने हाथों में ले लेंगे। लेकिन तब तक यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन पूरी तरीके से कौन करता रहा? ईस्ट इंडिया कंपनी करती रही। और वही एक्सप्लॉयटेशन का दौर हम लोग को देखना है, और वही दौर हम लोग किसके फॉर्म में देखेंगे? जो अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो है गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया। भारत के अंदर कौन कौन गवर्नर जनरल रहे, उनका एक कार्यकाल, और ये कार्यकाल रॉबर्ट क्लाइव 1757 से शुरू करके कहाँ तक जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन तक, 1947। ठीक है, 1757 से शुरू होकर कहाँ तक जाएगा? 1947 तक ये पूरा का पूरा कार्यकाल चलेगा। और अगला टॉपिक अब हम लोग का क्या होगा? गवर्नर जनरल या वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग बहुत सारे गवर्नर्स को पढ़ेंगे, कई सारे वाइसरॉय को पढ़ेंगे। अब सोच रहे हो आप लोग 1757 से 1947 तक कितने साल हो गए? 190 साल। ठीक है, और 190 साल में कितने गवर्नर जनरल वाइसरॉय होके भारत से गए होंगे? सबको पढ़ना है। पढ़ पाओगे सबको? कभी भी तो नहीं पढ़ पाओगे। तो हम लोग कुछ चुनिंदा लोगों को पढ़ेंगे। अप्रॉक्स हम लोग 20 गवर्नर जनरल या वाइसरॉय की एक लिस्ट बनाएंगे और उन 20 के बारे में मैक्सिमम 20 की बात करेंगे हम लोग, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट आपके यही लोग हैं जो आपके एग्ज़ाम के अंदर आएंगे। वो ये 20 गवर्नर जनरल्स ही हैं जिनका इतिहास आपको पढ़ना है। ठीक है, उन 20 इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल या वाइसरॉय की कल एक यहाँ पे बहुत बढ़िया सी टेबल बनी मिलेगी आपको। उस टेबल के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं उसको अच्छे से नोट कर लेना, और उसके बाद में हम लोग एक एक गवर्नर जनरल को उठाते जाएंगे और उसके अंतर्गत जितने भी पॉइंट्स आते जाएंगे उन सबको पढ़ते जाएंगे। ठीक है, आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, और रिवीजन करते रहो, पढ़ाई करते रहो, आगे बात बाद में करेंगे। ठीक है।